नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ। और भारत भारती की भविष्यत भाग को, भविष्यत खंड को ही आज भी हम पढ़ेंगे। ये भारत भारती लिखा है श्री मैथिली शरण गुप्त ने, और अभी तक हमने कुछ भाग इसके पढ़े हैं जिसमें हमने देखा है कि वे हमें हमारे पूर्व के इतिहास से किस प्रकार से परिचित करा रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं कि हम उस समय कितने गौरवमय थे, गौरव से परिपूर्ण थे। हमारा हिंदुत्व, हमारा देश कितना उन्नत था और आज हम किस तरह से निष्क्रिय होकर बैठे हुए हैं, और इसका हमारे देश के सम्मान पर, हमारी जातीय गौरव पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। तो आज हम लोग उसके आगे शुरू करते हैं। मैंने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया था और छोटे छोटे भागों में मैं वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। आज भी हम 9 से 10 करीब पद्यों को पढ़ेंगे, और अगर आपको उसमें कोई भी तरह की परेशानी हो तो आप मुझसे ज़रूर बात कीजिए, बेझिझक बताइए कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। मैं उसको हल करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। इसकी व्याख्या कैसे करनी है, कैसे लिखना है, ये सब भी मैं आपको धीरे धीरे कंप्लीट करके बताऊंगी ही। फ़िलहाल अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं अर्थ बताते जा रही हूँ। और आपके लिए सलाह है कि जब भी आप इनको सुनते हैं ना, तो कम से कम अगर आप पूरा फेयर उस समय नहीं बना पा रहे हैं, पूरी व्याख्या करके किसी भी पद को नहीं लिख पा रहे हैं, तो ऐसा करें कि कम से कम इन खाली जगहों पर पद संख्या दे करके उनका जो संक्षिप्त अर्थ है ना, उसको लिखते जाइए। अब एक संक्षिप्त अर्थ आपके पास जब लिखा रहेगा तो विस्तार से आप उसको कभी भी व्याख्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस पद में कवि क्या बताना चाहते हैं, किस विषय में बात कर रहे हैं और क्या देख कर बोल रहे हैं, वो आगे किस चीज़ का इंतज़ार करते हुए इन पद को बोल रहे हैं। इस तरह से उसको विस्तार दिया जा सकता है। ठीक है, ये मेरी सलाह है। अगर आप किसी और तरह से लिख पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स में लिख लीजिए। लिख लेते हैं तो फिर बाद में उसको और बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले इनको मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ आपके लिए, और आपके लिए ही नहीं, कोई और भी जो कविताओं का पाठ करना जानना चाहता है उनके लिए मैं इसको पहले पढ़ती हूँ, और उसके बाद फिर एक एक करके बारी बारी से पंक्ति पंक्ति से एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी। ठीक है। आने न दो अपने निकट औदास्य में उत्ताप को, आत्मालंबी हो न समझो तुच्छ अपने आप को। है भिन्न परमात्मा तुम्हारे अमर आत्मा से नहीं, एकत्ववारी तरंग का भी भंग हो सकता कहीं। अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो, आपत्तियों के वार सारे वीर वर बनकर सहो। सब विघ्न भय मिट जाएंगे, होगी सफलता अंत में, फिर कीर्ति फैलेगी हमारी एक बार दिगंत में। बढ़कर लता द्रुम गुल्म भी हैं फूलते फलते यहाँ, तो भी समुन्नति मार्ग में हम लोग चलते हैं कहाँ। घन घूम कर ही गरजते हैं, बरसते हैं सब कहीं, हम किंतु निष्क्रिय हैं तभी तो तरसते हैं सब कहीं। जड़ दीप तो देकर हमें आलोक जलता आप है, पर एक हम में दूसरे को दे रहा संताप है। क्या हम जड़ों से भी जगत में गए बीते नहीं। हे भाइयों, इस भांति तो तुम थे जीते, कभी जीते नहीं। सोचो कि जीने से हमारे लाभ होता है किसे, है कौन मरने से हमारे हानि पहुँचेगी जिसे। होकर न होने के बराबर हो रहे हैं हम यहाँ, दुर्लभ मनुज जीवन वृथा ही खो रहे हैं हम यहाँ। हो आप और सभी जनों को नित्य उत्साहित करो, उत्पन्न तुम जिसमें हुए निज देश का कुछ हित करो। नरजन्म पाकर लोक में कुछ काम करना चाहिए, अपना नहीं तो पूर्वजों का नाम करना चाहिए। चलिए अर्थ के साथ शुरू करती हूँ। कवि कहते हैं कि आने ना दो अपने निकट औदास्यमय उत्ताप को। औदास्यमय मतलब उदासी से भरे हुए। उदास शब्द का भाववाचक शब्द है औदास्य। ठीक है, तो उदासी से भरे हुए उत्ताप को, बेचैनी को, गर्मी को अपने आसपास आने भी मत दो, भटकने भी मत दो। अपनी उदासी को बहुत दूर रखो, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा लंबी हो, अपने आप पर
आश्रित हो, अपने आप को मजबूत बनो, खुद का आधार खुद बनो। ना समझो तुच्छ अपने आप को, अपने आप को छोटा मत समझो, अपने आप को कमज़ोर मत समझो। आत्मा अवलंबी, अवलंब का मतलब होता है आधार, खुद के पैरों पर खड़े हो। तुम अपने आप को कमज़ोर मत समझो, किसी के भरोसे मत रहो। है भिन्न परमात्मा तुम्हारे अमर आत्मा से नहीं। और क्यों कमज़ोर मत समझो अपने आप को? क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो है वो अजर है, अमर है। तुम्हारी आत्मा से परमात्मा जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए परमात्मा तुमसे अलग नहीं है। और जब परमात्मा तुम्हारे साथ है तो फिर तुम अपने आप को छोटा कैसे समझ सकते हो, कमज़ोर कैसे समझ सकते हो? एकत्व वारी तरंग का भी भंग हो सकता कहीं? वारी तरंग मतलब पानी का जो तरंग है, पानी की जो लहरें हैं, आप सोच लीजिए कितने भी ज़ोर से वो पत्थर पर पटकाता है, गिरता है चट्टानों पर, पानी अलग अलग हो जाता है। लेकिन क्या वो अलग अलग रहता है? आप कितनी भी ज़ोर से पानी पर डंडे से वार कीजिए, क्या पानी अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो अलग होगा और फिर आपस में जुड़ जाएगा। तो कवि वही कहते हैं कि वारी तरंग का, पानी के तरंगों का एकत्व भाव, एकता जो है वो क्या कभी अलग हो सकता है, कम हो सकता है, भंग हो सकता है, यानी टूट सकता है? नहीं टूट सकता। तो जब पानी की तरंगे नहीं अलग हो सकती तो हम भी अलग नहीं होंगे, हम अलग कैसे हो सकते हैं? अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो, आपत्तियों के बार सारे वीरवर बनकर सहो। कवि कह रहे हैं कि अपने मन को एकदम धैर्य के साथ बनाए रखो, पूरी धैर्य के साथ, बहुत ज़्यादा धीरता के साथ अपने कार्य में लगे रहो। जो भी काम तुम कर रहे हो उस पर विश्वास रखो और पूरे धीरज के साथ उस काम को करते रहो। तुरंत शायद वो सफल ना हो जाए, लेकिन अगर लगातार लगे रहोगे तो निश्चित रूप से सफल होगे। आपत्तियों के वार सारे, जितनी भी मुश्किलें आए तुम्हारे किसी भी काम को करने में, उन सारी आपत्तियों के वार को, सारे आपत्तियों के प्रहार को वीर बनकर सहते रहो। सब विघ्न भय मिट जाएंगे, होगी सफलता अंत में। और जब तुम पूरी धैर्य से आपत्तियों के सारे वार को सहकर अपने काम में लगे रहोगे तो सारे विघ्न, सारी बाधाएं और डर जो है वो एक समय आएगा कि मिट जाएगा और सफलता अंत में तुम्हें प्राप्त होगी। फिर कीर्ति फैलेगी हमारी एक बार दिगंत में, और एक बार फिर से दोबारा से हमारे कीर्ति जो है, हमारा यश जो है, हमारा नाम जो है इस पूरे संसार में, दिगंत मतलब चारों दिशाओं में, हर दिशा में फैलेगा। फिर से एक बार फैलेगी हमारी कीर्ति, हमारा नाम, हमारा यश। ठीक है। बढ़कर लता द्रुम गुल्म भी फूलते फलते यहाँ, तो भी समुन्नति मार्ग में हम लोग चलते हैं कहाँ। हम जानते हैं कि जो लताएं, पेड़ पौधे या झाड़ियाँ, द्रुम मतलब पेड़ पौधे और गुल्म मतलब झाड़ियाँ, और लता का मतलब होता है क्रीपर्स, जो बेलें होती है ना, उसको बोलते हैं। तो ये सब जब अपने से भी लगते हैं, आदमी कोई लगाता है फिर उसकी सेवा करता है, तब तो अलग बात है। जो अपने आप भी जन्म लेते हैं, अपने आप भी बढ़ते हैं, झाड़ियाँ कोई लगाता नहीं है, अपने आप बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वे फलते और फूलते हैं, है ना, अपने आप बढ़कर फलने और फूलने लगते हैं। जो कि कहीं एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पा रहे, अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे, फिर भी वो फलते हैं, फूलते हैं। और तो भी समुन्नति मार्ग पर हम लोग चलते हैं कहाँ। और हम ये देख रहे हैं कि अगर पेड़ पौधे अपने काम में लगातार लगे रह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो फलने फूलने लगते हैं। लेकिन उनको भी देख करके हम प्रोत्साहित नहीं होते हैं, अपने समुन्नति यानी अपने आगे बढ़ने के रास्ते पे हम लोग चलते नहीं हैं। हम लोग निराश होकर बैठ जाते हैं या निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं। घन घूमकर ही गरजते हैं, जो बादल होते हैं वो चारों तरफ आसमान में घूम घूम कर गरजते हैं और फिर सब कहीं साथ चारों ओर फिर जा कर के बरसते हैं। वो अगर एक ही जगह गरजे, एक ही जगह बरसे तो क्या संसार का काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो घूमते हैं चारों तरफ और फिर सारी दुनिया में बरसते हैं। हम किंतु निष्क्रिय हैं, तभी तो तरसते हैं सब कहीं। लेकिन हम जो हैं एकदम निष्क्रिय होकर बैठे हुए हैं, एकदम से अकर्मण्य होकर बैठे हुए हैं, और इसीलिए हम तरसते हैं अपनी सफलता के लिए, अपनी तरक्की के लिए।
जड़दीप तो देकर हमें आलोक जलता आप है, पर एक हम में दूसरे को दे रहा संताप है। कवि कह रहे हैं जड़ मतलब जिसमें चेतना नहीं है, जो जीवित नहीं है, जिसमें कोई किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है, उसमें जान नहीं है। तो एक ऐसा चीज़ जो जड़ है, जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें जान नहीं है, यानी निर्जीव दीप जो है वो भी हमें आलोक देने के लिए, हमें रोशनी देने के लिए खुद जलता है, खुद को तकलीफ पहुंचा करके हमें रोशनी दे रहा है। वो निर्जीव है फिर भी इतना कर रहा है हमारे पास, और एक हम सजीव हो करके भी एक दूसरे का भला करने की जगह एक दूसरे को संताप दे रहे हैं। संताप मतलब तकलीफ पहुंचा रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं। क्या हम जड़ों से भी जगत में गए बीते नहीं? क्या हम लोग जड़ों से यानी कि निर्जीव चीज़ों से भी गए पीते नहीं हैं? यहाँ पे प्रश्न हम लोगों से पूछ रहे हैं, हमारे मन से खुद को पूछने के लिए कह रहे हैं कि क्या हम इतने बुरे हैं जितना मतलब एक निर्जीव के समान भी हम किसी की सहायता नहीं कर सकते? हम दिया से भी बुरे हैं, दिया से भी गए बीते हैं, छोटे हैं। हे भाइयों, इस भांति तो तुम थे कभी जीते नहीं। फिर से वो हमसे कहते हैं कि भाइयों, क्या तुम पहले भी ऐसे ही थे? नहीं, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे के दुख में साथ निभाना, एक दूसरे के लिए जीना, एक दूसरे के लिए मरना, ये तुम्हारी संस्कृति थी, ये तुम्हारी आदतें थी। वो तुम बदल गए हो, तो तुम पहले तो ऐसे कभी नहीं जीते थे, तो अब क्यों ये बदलाव क्यों आ गया है? कभी ऐसा जानना चाहते हैं। सोचो कि जीने से हमारे लाभ होता है किसे? है कौन मरने से हमारे हानि पहुँचेगी जिसे? होकर न होने के बराबर हो रहे हैं हम यहाँ, दुर्लभ मनुष्य जीवन वृथा ही खो रहे हैं हम यहाँ। कवि कहते हैं कि आज हम इस परिस्थिति में आ गए हैं क्योंकि हम एक दूसरे से कोई संबंध सरोकार ही नहीं रख रहे हैं। हमारे अड़ोसी पड़ोसी कौन है, हमारे समाज में किसे हमारी ज़रूरत है, किसको हम चाहिए नहीं चाहिए, किसी से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम अपने में जी रहे हैं सब। अगर किसी को सामने कुछ हो रहा है तो हम ये सोचकर आगे बढ़ जाते हैं कि चलो ना, ये सबके साथ होता है, उसकी अपनी तकलीफ़ है, उसका भाग्य है। तो कह रहे हैं कभी कि ज़रा सोचो, तुमने अपनी क्या परिस्थिति बना ली है, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। सोचो एक बार कि क्या तुम्हारे जीने से किसी को कोई लाभ हो रहा है? तुम अगर ज़िंदा हो तो किसी को कोई फ़ायदा है? या फिर अगर तुम मर जाओ तो क्या किसी को हानि पहुंचेगी? किसी को कोई नुकसान होगा तुम्हारे जीने से या मरने से? किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है? फिर कहते हैं कि तुम्हारे होकर भी ना होने के बराबर हो गए हो तुम। अब तुम ऐसे हो कि तुम समाज में हो, तुम अपने हर काम को कर रहे हो, लेकिन दुनिया के लिए तुम्हारा कोई महत्व नहीं है, तुम अपने पड़ोस के लिए कोई महत्व नहीं रखते हो। यानी तुम्हारा होना ना होना पूरे संसार के लिए बराबर हो गया है, तुम इतने निष्क्रिय हो चुके हो। और फिर समझाते हैं कवि कि तुम इस दुर्लभ मनुष्य के जीवन को, जो हमारे 33 करोड़ जन्मों में से एक सबसे श्रेष्ठ जन्म है मनुष्य का जीवन, उस दुर्लभ मनुष्य जीवन को तुम वृथा ही व्यर्थ ही खो रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। तुम इंसान हो और इंसान से इंसान का प्रेम होना चाहिए, यही इंसानियत है। और जब तुमने इंसानियत ही खो दी है, निष्क्रिय बनकर बैठे हो, तुम्हारा किसी से कोई संबंध ही नहीं रह गया, तुम्हारे जीने मरने से किसी को कोई लाभ हानि नहीं है, तो तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ हो चुका है, बेकार हो चुका है। तो इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को तुम बेकार ही क्यों खो रहे हो? आप और सभी जनों को उत्साहित करो, उत्पन्न तुम जिसमें हुए निज देश का कुछ हित करो। नर जन्म पाकर लोक में कुछ काम करना चाहिए, अपना नहीं तो पूर्वजों का नाम करना चाहिए। कवि कहते हैं कि अपने भी हो और दूसरे लोगों को भी उत्साहित करो। मतलब जिस तरह से तुम निष्क्रिय बैठे हो वैसे मत रहो, खुद को और अपने आसपास के जो भी लोग हैं उन सब को उत्साहित करो। किस लिए उत्साहित करो? कि तुम जिस देश में उत्पन्न हुए हो उस देश का कुछ भला कर सको। तो सबको किस लिए उत्साहित करना है? कि जिस देश में, जो मातृभूमि हमारी है, जिसमें हमने जन्म लिया है, उस देश का हमें भला करना है, कुछ अच्छा करना है। इसीलिए सब लोग मिलकर आगे बढ़ो। नर जन्म पाया है तुमने, इंसान के रूप में जन्म पाया है तुमने, तो लोक में कुछ काम करना चाहिए। इस संसार में तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें
इंसान का जीवन प्राप्त हुआ है। और अगर अपने लिए तुम नहीं कुछ करना चाहते हो, ना करो। अपने पूर्वजों का तो नाम इस तरह मिटने मत दो, अपने पूर्वजों का नाम तो रोशन कर लो। अनुदारता दर्शक हमारे दूर सब अविवेक हो, जितने अधिक हो तन भले हैं हम, मन हमारे एक हो। आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में, देखे हमें फिर कौन सुख मिलता नहीं संसार में। हमको समय को देख कर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जब किसी तरह हमको बदलना चाहिए। विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं, अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं। व्यवसाय अपने व्यर्थ हैं अब नव्य यंत्रों के बिना, परतंत्र हैं हम सब कहीं अब भव्य यंत्रों के बिना। कल के हलों के सामने अब पूर्व का हल व्यर्थ है, उस वाष्प विद्युत वेग सम्मुख देह का बल व्यर्थ है बदलता रहता समय उसकी सभी घातें नहीं, कल काम में आती नहीं है आज की बातें कई। है सिद्धि मूल यही कि जब जैसा प्रकृति का रंग हो, तब ठीक वैसा ही हमारी कार्य कीर्ति का ढंग हो। प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो रूढ़ियाँ, जो हो बुरी बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें ही भली हैं यह विचार अलीक है, जैसी व्यवस्था हो वहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है, देखो दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है। अब तो उठो क्यों पड़ रहे हो व्यर्थ सोच विचार में, सुख दूर जीना भी कठिन है श्रम बिना संसार में। अब कवि कहते हैं कि अनुदारता दर्शक हमारे दूर सब विवेक हो। अनुदारता दिखाने वाले, अनुदारता बताने वाले, मतलब कि दया के भाव से दूर जो हमारे विचार हैं उस विवेक से दूर हो, उसको अविवेक से, उस बेवकूफ़ी को छोड़ दो और आगे बढ़ो। सबके लिए उदारता का विचार रखो अपने मन में। जितने अधिक हो तन भले, मन हमारे एक हो। कह रहे हैं कवि कि सबके लिए उदार बनो और तन भले कितने भी हों, हम संख्या में चाहे कितने भी लोग हों, अलग अलग लोग हों, लेकिन सबके मन के विचार, सबके मन के भाव एक जैसे होने चाहिए। हज़ारों लोग हों, लाखों लोग हों, करोड़ों लोग हों, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मन के विचार जो है, भाव जो है, एक समान होने चाहिए। आचार में कुछ भेद हो सकता है, जो भी बहुत सारे लोग हैं तो आचार व्यवहार रहन सहन सब कुछ अलग हो सकता है, पर सबके व्यवहार में प्रेम होना चाहिए। सब एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखें, प्रेम रखें, अच्छा बर्ताव रखें। देखिए हमें फिर कौन सुख मिलता नहीं संसार में। और हम सबके प्रति जब प्रेम, दया, उदारता की भाव रखते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा सुख है ऐसा संसार में जो हम लोगों को नहीं मिलेगा। हमको समय को देख कर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं, अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं। अब कवि कहते हैं अभी तक तो उदारता, साथ मिलकर चलना, सबके प्रति प्रेम के लिए कहना, यही कर रहे थे कवि, पर अब कह रहे हैं कवि कि समय पर बदल रहा है और परिवर्तन को हम नकार नहीं सकते हैं। तो जिस तरह समय बदल रहा है हमें भी बदलना चाहिए। हम समय के साथ साथ अगर नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। तो कवि कह रहे हैं कि हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए। जैसे समय बदल रहा है वैसे ही हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए, जिस तरह से हवा बदले, यानी जैसे संसार का रुख बदलता है, जैसे संसार का परिवर्तन होता है, हमको भी उसी तरह से बदल जाना चाहिए, उसी तरह से अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए। क्योंकि विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं। अगर विश्व को, संसार को एक नदी समझ लें या एक समुद्र समझ लें, और उसमें हम लोगों का देश एक नाव है, एक संसार है, और इस संसार में भारत जो है एक नाव है, और प्रवाह इधर को बढ़ रही है और हम उल्टे दिशा में जाएंगे तो हमारी नाव नहीं चल पाएगी। अर्थात विपरीत विश्व प्रवाह में मतलब उल्टे दिशा में, संसार का जो बहाव है उसके उल्टे दिशा में अगर हम अपने नाव को चला रहे हैं तो हमारी नाव जो है वो आगे नहीं जा पाएगी,
बीच में ही अटक कर रह जाएगी, क्योंकि प्रवाह उसे पीछे की ओर धकेल रहा होगा और हम ज़बरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जिस तरफ प्रवाह हमें धकेल रहा, अगर हम उधर ही बढ़े तो हम निश्चित रूप से किनारा पा सकते हैं। अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा नहीं सकती। क्यों ऐसा कह रहे हैं कवि? कवि कहते हैं कि पुरानी जितनी भी बातें हैं, पुराने समय की जितनी भी बातें हैं, वे सारी बातें आज की परिस्थितियों में सही नहीं हो सकती है। आज की परिस्थितियों को जिस रूप में आगे बढ़ रहा है संसार, अगर उसमें हम पुरानी बातों पर ही चलते रहें तो हम संसार से पिछड़ जाएंगे। सभी बातें पुरानी जो हैं वो आज की परिस्थितियों में सही नहीं हो सकती है। ठीक है, व्यवसाय अपने व्यर्थ हैं अब नव्य यंत्रों के बिना। हमारे जो भी काम है, जो भी व्यवसाय, जो भी कर्म कर रहे हैं हम, वो सारे बेकार हो जाएंगे अगर नए यंत्र, नई मशीनें हमने इस्तेमाल नहीं किए तो। जो आजकल संसार में विज्ञान ने जितने भी नए यंत्र बनाए हैं, उनका उपयोग हमें करना ही होगा। अगर हम उनका उपयोग नहीं करते हैं ये कहकर कि नहीं हमारी पुरानी संस्कृति में ये चीज़ नहीं था, तो निश्चित रूप से हमारे जो सारे काम है उसमें हम पिछड़ जाएंगे, बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। परतंत्र है हम सब कहीं अब भव्य यंत्रों के बिना। और आज का जो भव्य यंत्र है, जो भव्य मशीनें बन रही हैं, ऐश्वर्यशाली बड़ी बड़ी मशीनें जो बन रही हैं, उन मशीनों का अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो हम हर जगह परतंत्र यानी गुलाम बने रह जाएंगे। किसी को पीछे नहीं कर सकेंगे, हम हमेशा हर जगह पीछे रह जाएंगे। कल के हलों के सामने अब पूर्व का हल व्यर्थ है। कल मतलब मशीन है, ठीक है। तो मशीन के हलों के सामने, जो मशीनी हल यानी ट्रैक्टर वगैरह जो है, उनके सामने पहले का हल जो था, जो इंसानों के द्वारा खींचा जाता था, वो अब व्यर्थ हो चुका है, बेकार हो चुका है। कहीं एक ही बराबर खेत को इंसान हल जोत रहा है और दूसरे जगह ट्रैक्टर से जोता जा रहा है, तो आप सोचिए कि जितनी देर में ये इंसान 2 कट्ठा या 4 कट्ठा ज़मीन जोतेगा, उतनी देर में ये ट्रैक्टर कितने बीघे, कितने एकड़ जोत सकता है ना। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि कल के यानी मशीनी हलों के सामने अब पहले का जो हल था वो व्यर्थ हो चुका है, बेकार हो चुका है। उस वाष्प विद्युत वेग सम्मुख देह का बल व्यर्थ है। तो मशीन के द्वारा, मशीन जो वाष्प से यानी भाप से जो चलते हैं, वेपराइजेशन से जो मशीनें चलती हैं, या विद्युत वेग से यानी बिजली से चलने वाली जो मशीनें हैं, उन सब के सामने हमारी शरीर का बल व्यर्थ है, बेकार है। कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, क्या वो मशीन से या बिजली से चलने वाली गाड़ी या मशीन से का बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। कवि कह रहे हैं कि है बदलता रहता समय, उसकी सभी घातें नहीं। समय जो है वो अपने आप को परिवर्तित करता रहता है, समय बदलते रहता है, उसकी हर घात नहीं होती है, हर बात नहीं होती। घात, यहाँ घात का मतलब होता है चोट, लेकिन चोट तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि उसकी जो भी तरीके होते हैं, जो भी बदलाव होते हैं, वो सारे नए होते हैं। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि कल काम में आती नहीं है आज की बातें कहीं। तो कल, आने वाले कल में बहुत सी ऐसी बातें होंगी आज की जो ज़रूरी नहीं होंगी। मतलब भविष्य जो है हमारा, वो हमारा भविष्य आज की बहुत सी बातों को छोड़कर ही आगे बढ़ सकता है। या आगे जाने पर हम और भी नई चीज़ें बनाएंगे, और हम पिछली बातों को ही पकड़कर अगर आगे बढ़ते रहें तो हम निश्चित रूप से पिछड़ जाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं, है सिद्धि मूल यही कि जब जैसा प्रकृति का रंग हो तब ठीक वैसा ही हमारी कार्यकीर्ति का ढंग हो। कवि कह रहे हैं कि सिद्धि का यानी कि तरक्की का, सफलता का यही मूल मंत्र है, यही एक असलियत है कि जैसा प्रकृति बदले, जैसा बदलाव संसार में आते जाए, जैसा प्रकृति का रंग ढंग बदले, ठीक वैसा ही हम अपने कार्य को, अपने व्यवहार को बदलते चले जाएं। हमारे कार्य का तरीका जो हो वो भी बिल्कुल प्रकृति के रंग के तरह ही बदलता रहे अपने आप को। हम पिछली बातों पर अडिग नहीं रह सकते हैं कि नहीं हमें बदलना नहीं है। अगर हम बदले नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियाँ जो हो बुरी।
बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। कवि कह रहे हैं कि चाहे वो पुरानी बात हो या नई बात, कवि ने पहले कहा कि हमारी संस्कृति जो है हमें उसे आगे लेके बढ़ना है, लेकिन कवि यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को लेके आगे बढ़ना है, लेकिन अगर प्राचीन संस्कृतियों में भी कोई रूढ़ियाँ हो, कोई ऐसे बात हो जो सही नहीं है, कोई ऐसे तरीके हो, नीति हो, रिवाज हो जो गलत है, तो उनको छोड़ दो। चाहे वो प्राचीन रीति रिवाज हो या नवीन नई रीति रिवाज हो, कोई भी रूढ़ी जो है, रूढ़िवादिता जो भी है, जो बुरी है, गलत है, उसको छोड़ दो। यानी अपने तर्कों पर उसको कसो, देखो कि क्या तुम जो करते आए हो प्राचीन काल से या जो नया नया शुरू किया है उनमें से जो वो सही है। अगर वो सही है तो उसको लेके आगे बढ़ो, लेकिन अगर बुरी है तो उसको छोड़ दो। क्योंकि कवि इसके साथ ही कहते हैं कि बनकर विवेकी, यानी समझदार बनो और हंस के जैसे चतुराई दिखाओ। हंस के लिए कहते हैं ना कि जब उसको दूध दिया जाता है तो हंस उस दूध में से अगर पानी मिला हो तो पानी को छोड़ देता है, सिर्फ दूध को पी जाता है। तो कवि कहते हैं कि तुम हंस के जैसे चतुर बनो। पुरानी संस्कृति में से, पुराने रीति रिवाजों में से, पुराने तरीकों में से और नवीन तरीकों में से, दोनों में से ढूंढो, और जो अच्छे तरीके हैं, अच्छी बातें हैं, उन्हें स्वीकार करो, और जो बुरी बातें हैं उनको छोड़ दो। जैसे हंस पानी को छोड़ देता है, दूध को पी जाता है, बिल्कुल उसी तरह प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है। तो हमेशा अपने दिमाग में ऐसे ज़बरदस्ती का बैठाए रहना कि जो पुरानी बात थी वही सही है, ऐसा नहीं है। पुरानी भी बहुत सी बातें ऐसी हैं, बड़े रिवाज ऐसे हैं जो गलत थे, और अगर हम इस बात पे अड़े रहते हैं कि पुरानी सारी बातें सही हैं, तो ये विचार अलीक है, यानी सही नहीं है। जैसी अवस्था हो जहाँ, वैसी व्यवस्था ठीक है, और जैसी अवस्था हो, जैसी परिस्थिति हो समाज की, वैसे ही रहन सहन को स्वीकार कर लेना अच्छा है। सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है, देखो दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है। कवि कहते हैं कि दुनिया में हर जगह अपूर्व युग, एकदम ऐसे युग का जो पहले कभी नहीं रहा था, एकदम नए युग का संचार हो रहा है। तो देखो, और देखो सब लोग मिलके कि दिनों दिन विज्ञान का विस्तार बढ़ता जा रहा है, विज्ञान नई नई चीज़ें आविष्कार किए जा रही है। तो अब तो उठो, क्यों पड़े हो व्यर्थ सोच विचार में, सुख दूर जीना भी कठिन है श्रम बिना संसार में। अब कभी कह रहे हैं तो अब तो उठ जाओ, क्योंकि विज्ञान भी लगा हुआ है हमें आगे बढ़ाने में। तो बेकार के सोच विचार में मत बैठे रहो, उठो, काम में जुटो, क्योंकि जीना भी बहुत कठिन हो जाएगा अगर हमने श्रम नहीं किया, मेहनत नहीं किया। तो इस संसार में सुख पाना तो बड़ी दूर की बात है, हम सही तरीके से जी भी नहीं पाएंगे। तो बच्चों यहीं तक आज मैं रहने देती हूँ। अगली जो कविता होगी, अगले जो दोहे होंगे, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आपको बताना ज़रूर है कि आपको पाठ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मुझे अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है, मुझे थोड़ी सी निराशा होने लगी है। तो मैं जैसा कि सोच रही थी कि इस पूरे भविष्य खंड को एक्सप्लेन करूंगी, तो मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ समय के लिए अब इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि आपको इसकी शायद ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत होती तो आप लोग निश्चित रूप से मुझे कमेंट करते, मुझसे पूछते या मुझे बताते। तो जब आपको ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको करूँगी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊँगी, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। और अगर ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल इतना ही। अगर पाठ समझ में आए तो आगे भी शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।